नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, बेरोजगारों को भत्ता देने और एमएसपी पर कानून बनाने का वादा किया, पर गठबंधन सरकार को 2 साल बाद भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि विपक्ष दल की जिम्मेदारी निभाने के लिए विपक्ष कार्यक्रम लाने का जा रहा है। हुड्डा ने कहा है कि इसकी शुरुआत वो 10 अक्टूबर से करनाल से करेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि हर जिला हेडक्वार्टर और जिले में जाकर जनता के मुद्दे सुनेंगे और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने मांग की कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। चंडीगढ़ में बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की ज्यादातर फसल पकी हुई थी। कल मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी के लिए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिस किसान का नुकसान हुआ है उसको हर्जाना मिलेगा। मुख्यमंत्री के आदेश से किसानों की थोड़ी बहुत भरपाई होगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि सब्जी फलों के लिए बीमा की नई इंश्योरेंस स्कीम लाई है और नई इंश्योरेंस स्कीम से 21 फसलों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां नुकसान झेलने वाले किसानों को हर्जाना दें और हरियाणा देश में पहला राज्य है जिसने भरपाई योजना शुरू की। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शहद की पॉलिसी सरकार ने बनाई है। शहद की उत्पादकता बढ़ाना और लेबोरेटरी बनाने पर काम जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हरित स्टोर की योजना भी सरकार ला रही है, जिसमें मुद्रा लोन दिलवाएंगे और सामान स्टोर पर पहुंचाएंगे और 31 मार्च तक 2000 स्टोर खोले जाएंगे। शहीदी दिवस पर रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शहीद राव तुलाराम समेत तमाम शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस के लिए बलिदान होने वालों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार शहीदों को सम्मान के साथ उनके आश्रितों को नौकरी भी दे रही है। स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं ताकि नई पीढ़ी को भी शहीदों से देशभक्ति की प्रेरणा मिल सके। गांव में शहीदी दिवस पर ग्रामीणों ने शहीद राव तुलाराम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। जिस समय शहीद महिपाल सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे उस समय परिवार में उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। शहीद महिपाल सिंह के बेटे रिटायर फौजी सुरेश ने कहा है कि सबसे सर्वोपरि देश की सेवा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती होना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। शहीद महिपाल सिंह पूरे क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत तो बने हुए हैं। उनकी याद में 26 सितंबर को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जा रहा है। जज्जर में शहीदी दिवस समारोह के नाम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रैली। ओपी धनखड़ समेत कई मंत्री सांसद रहे मौजूद। 1857 क्रांति में शहीद हुए राव तुलाराम के सम्मान में रैली में शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा। जज्जर में हो रहे प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में गुरुग्राम से पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। शहीदी दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। नवीन गोयल ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सब राव तुलाराम को नमन करने, स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को समर्पण की सीख लेंगे। उन्होंने देश की आजादी में जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। सीएम मनोहर लाल ने शहीद राव तुलाराम को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राव तुलाराम जी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद राव तुलाराम को उनके शहीदी दिवस पर नमन किया। पच्चीस सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो जिंद में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी।
गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी बताया और कहा है कि राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ते में बाधा थी, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से मार दिया गया। विज ने कांग्रेस के मंसूबों को गलत बताते हुए कहा कि पंजाब में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस ने गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। सोनीपत में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बयान पर पंजाब समाज के लोगों ने विरोध जताया और तीरथ राणा के पंजाबियों पर नशा फैलाने का आरोप लगाया। तीरथ राणा ने 10 सेकंड का वीडियो जारी करके गंभीर आरोप लगाए थे और पंजाबी समाज के तीरथ से बयान माफी मांगने की मांग की है। पंजाबी समाज ने आरोप को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि तीरथ राणा ने कहा था कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेगा कैंप की शुरुआत की और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके शहीदों को नमन कर इस मेगा कैंप की शुरुआत की। इस कैंप को लोगों ने निःशुल्क आयुष्मान और ई श्रम कार्ड बनवाए। मेगा कैंप में हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे और पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भिवानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर तक बारिश का मौसम बताया जा रहा है। शहर के अंदर अनेक नीचे के स्थानों पर जलभराव हो गया है। शहर के हालवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, कमला नगर, जैन चौक सहित रोहतक गेट पर अधिक जलभराव की समस्या देखने को मिली। दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते दरिया बन गया। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित उनके स्थानों पर सड़कों में गहरे गड्ढे बन गए, जिसको लेकर कई स्थानों पर हादसे भी हुए और दर्जनों स्कूली वाहन जलभराव से खराब हो गए, जिनको ट्रैक्टर द्वारा पानी से बाहर निकाला गया। करनाल अनाज मंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ ली है और 1509 वैरायटी के साथ पीआर धान की मंडी पहुंच रही है और फसल लेने आने वाले किसानों को मंडी में एंट्री गेट पर फसल का गेट पास जारी किया जाता है। एमएसपी में शामिल फसल सरकारी तय भाव पर बिकती है। वहीं मौजूदा सीजन में मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में सभी प्रबंधनों के दावे किए गए हैं। घरौड़ा में धान की सीजन को लेकर मंडी एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडी के प्रधान रामलाल गोयल ने की और बैठक में किसानों और आढ़तियों को होने वाली समस्याओं का समाधान को लेकर मंथन किया। यमुनानगर की जगाधरी की अनाज मंडी में अधिकांश शेड गेहूं के बोरियों में लदे पड़े हैं और अगर धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होती है तो सिर्फ 2 दिनों में लाखों क्विंटल गेहूं की बोरियों का उठान संभव नहीं है। मंडी सचिव का कहना है कि फूड सप्लाई विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वो गेहूं को जल्द से जल्द उठा लें। उन्होंने कहा है कि मंडी में उन्हीं किसानों को धान खरीदी जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन के हिसाब से मंडी में धान को लेकर आएंगे, जिसमें 16% तक की नमी को स्वीकार किया जाएगा। मंडी अधिकारी ने कहा है कि मंडी में बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। पूरी मंडी में 250 के लगभग एलईडी बल्ब लगाए गए हैं। निकासी के प्रबंधन किए जा रहे हैं। सोनीपत की नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है और जहां पर अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का करीब 150 क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। धान भीगने के बाद खरीदारों ने खरीदे हुए धान को लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने रोष व्यक्त किया। किसानों की मांग है कि मंडी में खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाए। किसानों ने कहा है कि भीगे हुए अनाज को मंडी में दोबारा लेकर आने पर रेट भी कम मिलते हैं। सोनीपत अनाज मंडी में धान पिछले साल की तुलना में ज्यादा रेट पर बिक रहा है। इस बार धान 700 से 800 रुपए ज्यादा भाव पर बिक रहा है। सोनीपत के मंडी प्रशासन ने गेट पास में परेशानी न हो इसलिए मुख्य काउंटर को अतिरिक्त थर्मल प्रिंटर के जरिए गेट पास रिलीज करने के लिए अलग से कर्मचारी लगाए हैं, जो किसानों को लंबी कतार में कम होने से रोकेगा। सोनीपत के अनाज मंडी में 1509 किस्म के करीब 11,000 क्विंटल धान की आवक आ चुकी है, जहां पर मंडी में खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अनाज मंडी सचिव की जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले साल 1800 से लेकर 2100 तक बिका था। करनाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 सचिवों को सस्पेंड करने के बाद इंद्री के सचिव भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसडीएम सुमित सुहाग ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्केट कमेटी के सचिव को सस्पेंड किया गया है।
फसल खरीद को लेकर एसडीएम ने कहा है कि पीआर धान की खरीद के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं और पीआर धान की खरीदारी सूचना 1 अक्टूबर की आई है। अगर सरकार की ओर से कोई भी आदेश आता है तो उस पर तुरंत लागू किया जाएगा। पिछली बार भी बाहरी फसल को लेकर मंडी में आढ़तियों ने लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके लाइसेंस वैध कर दिए गए थे। गन्नौर में जीवानंद पब्लिक स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में क्लासरूम की कच्ची छत गिरने से बच्चों के साथ 7 क्लास टीचर भी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ में आतंकवाद निरोध दस्ते ने मौलाना कलीम सिद्दी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मौलाना सिद्दी का फरीदाबाद से भी कनेक्शन है। मौलाना के साथ साथ उसके अन्य 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित विनोद ने पुलिस से शिकायत में बताया था कि 2011 में वह अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रह रहा था। कुछ मुस्लिम युवक ने उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों को बताया और बताते हुए वो हिंदू धर्म की बुराई करते थे। रोहतक के दिल्ली बाईपास के पास एक शराब ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर करीब 3 लाख कैश लूट लिए और लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को लूट के बारे में सूचना मिली कि पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी और अपने साथ डीवीआर लेके गई। लूट करने वाले बदमाश दिल्ली नंबर की गाड़ी से सवार होकर आए थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इन बदमाशों के बारे में पुलिस को सुराग नहीं मिला है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोर मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ले गए। मकान में राजपरी नामक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है, जिसके पति की कोरोना की वजह से कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। देर रात करीब 2 बजे तक उसके बच्चे फिल्म देख रहे थे और सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने घर का सारा सामान फैला हुआ पाया। राजपरी की माने तो बीती रात चोर उनके यहां मकान में घुस आए और उनके घर से मोबाइल फोन और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। कनीना के गांव घनौंदा में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरपंच को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यमुनानगर जिला में 4,24,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस कार्ड में तेजी लाई जा रही है और ताकि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का यह कार्ड बनता है उसे 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसके लिए वह अच्छे व बड़े अस्पतालों में इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज करवा सकता है। अभी तक तो जिला में 1,85,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। नूर में भारी बरसात के कारण इलाके के जगह जगह जलभराव हो गया है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की अपेक्षा इस साल 25 डेंगू के नए केस सामने आए हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय 27 टीमों को गांवों में स्प्रे के लिए लगा दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,002 नए मामले सामने आए हैं। 31,994 लोगों की रिकवरी भी हुई है और 280 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,608 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 48 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी 39,000 एक्टिव केस मौजूद। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 142 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 19 मरीजों की रिकवरी हुई है। दिल्ली में अभी भी 411 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 11 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 332। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मलेरिया और डेंगू का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। भिवानी में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू की बीमारी न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे टेस्टिंग की सुविधा कर दी है।
भिवानी में 9 डेंगू के मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इनमें से कुछ शहर के हैं तो कुछ गांव के हैं। डेंगू ना फैले इसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमें बनाई हैं। टीम के सदस्य गांव-गांव जाकर पंचायत को इसके बारे में जागरूक करेंगे और सीएमओ डॉक्टर रघुवीर ने कहा है कि कमेटी बना दी गई है जिसमें 3 लोगों के ग्रुप बनाए गए हैं। फरीदाबाद में पानी से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग की लैब में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले पीने के पानी की सप्लाई की टेस्टिंग की जा रही है। लैब में पानी के करीब 11 तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं और लैब असिस्टेंट ने बताया है कि वैसे तो फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की स्थिति ठीक है, लेकिन 2 ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का TDS मानक लेवल से ऊपर पहुंच गया है। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 3, 5 और 6 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और घरों के आगे गंदगी फैली हुई है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पंजाब कांग्रेस के खींचतान पर गृह मंत्री अनिल विज का वार। बोले कि कांग्रेस ने सिद्धू को सत्ता में लाने के लिए रची राष्ट्र विरोधी साजिश और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रवादी ताकतें मिलाएं हाथ। बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। बोले कि मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी के दिए आदेश। नुकसान झेल रहे किसानों को देंगे आर्थिक मदद। सब्जी और फसलों के लिए लाई गई इंश्योरेंस स्कीम। दस अक्टूबर से हरियाणा कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष अभियान। घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा का गठबंधन सरकार पर निशाना। बोले कि हर मामले में फेल हुई सरकार। बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ हरियाणा। झज्जर के पटौदा में शहीद सम्मान रैली जारी। राव इंद्रजीत सिंह, ओपी धनखड़ और बनवारी लाल समेत कई नेता मौजूद। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी कर रहा है, लेकिन फिर भी निकासी नहीं हो पाई है। जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं अस्थायी तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दी गई हैं। जलभराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई है। राइट टू सर्विस के मामले में फरीदाबाद की स्थिति संतोषजनक बताई गई है, जिसे लेकर लोगों की शिकायतों को दूर करने के मामले में फरीदाबाद की रैंकिंग 9.5 है, जिसे 3 महीने में 9.9 पर ले जाने का टारगेट रखा गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर लोगों की शिकायतों को सुनें और दूर करें। चरखी दादरी में लोगों को जल्द जाम से राहत मिलेगी। रोहतक फाटक पर बनने वाले पुल 4 लेन पुल बनेगा, जिसका 45 करोड़ का एस्टीमेट तैयार कर हेड ऑफिस भेज दिया गया है। कार्यकारी अभियंता ने बताया है कि रेलवे के ट्रैफिक व्हीकल यूनिट ने यहां पर सर्वे किया, जिसमें पाया गया है कि 3 लाख से ऊपर वाहन इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि ये पुल उतरने के बाद बाईपास पर 4 लेन रोड बनेगा, जिसका प्रपोजल भेज दिया गया है। जैसे ही परमिशन मिलेगी काम शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली औद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के लिए दौरे पर रवाना हो गए। भारतीय समय अनुसार करीब 3:30 बजे पीएम वाशिंगटन पहुंचे। इस अहम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गर्मजोशी से स्वागत के लिए वाशिंगटन डीसी के भारतीय समुदाय का आभार जताया। कहा कि आभारी हूं, हमारे प्रवासी हमारी ताकत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाशिंगटन के ज्वाइंट वेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां पर बड़ी संख्या में तिरंगा लहराकर पहुंचने की एक तस्वीर पोस्ट जरूरी फाइलों को खुद लाने का अवसर है। मोदी उपराष्ट्रपति और जापान के पीएम योशिहिदे कल के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता शिखर की बैठक होगी।
पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के दौरान जनरल डिबेट को संबोधित करें। कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से खेली और जम्मू सुरक्षा बलों के साथ जमा इलाके के काशवा गांव में आतंकवादियों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था।